दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने मौर्यन आर्ट पर आंसर राइटिंग लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि ये मौर्यन आर्ट इस बार 67th बीपीएससी मेंस में पूछेगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिहाज से। तो मैं आंसर राइटिंग के फॉर्म में लेकर आया हूँ कि मैं बताऊँगा इसको कि कैसे आप इसको लिखेंगे एग्ज़ामिनेशन में जब आएगा तो। और जो मैं बोल रहा हूँ बता रहा हूँ उसका मैं पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि मौर्यन आर्ट क्या होता है, क्या है मतलब। तो हम जानते हैं कि कोई भी आंसर राइटिंग हम लिखते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। पहला तो हो जाता है इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद हो बॉडी पार्ट, और उसके बाद आपको कंक्लूड करते हैं हम अपने आंसर को। तो इंट्रोडक्शन हम ऐसा लिखते हैं कि जिसे देखकर जो चेक करते हैं हमारी कॉपी तो वो देखे तो लगे कि हाँ वो प्रभावित हो जाए हमसे। और इंट्रोडक्शन को देखकर ही इंट्रोडक्शन अच्छा लिखना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि वो आगे हमारी कॉपी अच्छे से पढ़े और हमें अच्छे नंबर दे। तो इंट्रोडक्शन हम इसमें लिखेंगे जैसे कि सबसे पहले कि मौर्यन आर्ट जो है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि आर्ट कहाँ से शुरू हुआ, आर्ट किसे कहते हैं। तो आर्ट उस चीज़ को कहते हैं जैसे हम कुछ भी सोचते हैं अपने ख्याल में, माइंड में जो भी सोचते हैं और उसको हम एक इमेज का फॉर्म देते हैं, फिगर का फॉर्म देते हैं, तो उसको आर्ट या आर्किटेक्चर कहते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मौर्यन आर्ट जो है वो सबसे पुराना आर्ट भारत में है ऐसा नहीं है। इससे पहले हमें सिंधु घाटी से भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं और उसकी में कंटिन्यूटी नहीं थी। तो वो अपने पतन पे जब आया, सिंधु घाटी की सभ्यता जब कोलैप्स हुआ, तब तक वो आर्ट फॉर्म जो है धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उसके बाद एक गैप आ गया बीच में। उस गैप के बाद जो है से मौर्यन आर्ट फिर से एक आर्ट उभरा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फॉर्म में। और वो उस वक्त ही नहीं, मतलब आगे वाले जनरेशन के लिए भी एक इंस्पिरेशन हुआ और उसी से जो है हिंदुस्तान में आर्ट फॉर्म का डेवलपमेंट हुआ। तो ये हिंदुस्तान की मौर्यन आर्ट जो है सबसे प्राचीन आर्ट फॉर्म है जो अभी तक सर्वाइव कर रहा है। और इसके सर्वाइवल के कारण ये हैं कि ये जो आर्ट है ज़्यादातर वो पत्थरों से बनाए गए हैं, तो जिसकी वजह से इस पे जो है डिज़ास्टर वगैरह का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा और वो आज तक सुरक्षित है। इस आर्ट फॉर्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला तो हो जाता है रॉयल आर्ट और दूसरा हो जाता है फोक आर्ट। रॉयल आर्ट मतलब राजकीय कला और फोक आर्ट स्वतंत्र कला जो लोग करते थे अपने अपने स्तर पर, और मर्चेंट वगैरह उसको पैट्रोनाइज देते थे। और दूसरा जो है, पहला जो है रॉयल आर्ट जो है उसको राजशाही पैट्रोनाइज प्राप्त था, जिससे वो बहुत सारे आर्ट बनाए थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मौर्यन एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य ने इस्टाब्लिश किया था 322 बीसी में। तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर और 185 बीसी तक जो है से मौर्यन एम्पायर रहा और उसी क्रम में आर्ट बढ़ता गया। तो ये सबसे ज़्यादा अशोका के काल में यह आर्ट जो है बढ़ा था। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य से शुरुआत हुई थी, बीच में बिंदुसार का भी काल आया, लेकिन बिंदुसार के काल में जो है आर्ट और आर्किटेक्चर में वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। बिंदुसार ज़्यादातर वक्त अपना जो है स्टेट अफेयर में दिए। उसके वक्त में एक विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, जिसमें उसने अवंती के गवर्नर को भेजा था उसको सप्रेस करने के लिए। अशोक था उस वक्त अवंती का गवर्नर और वो वहाँ जाकर उसको सप्रेस भी किया था। तो मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि आपको एक मौर्यन एम्पायर के बारे में भी थोड़ा मैं बता दूँ कि किस तरह से मौर्यन एम्पायर आगे बढ़ा, और उसमें ही आर्ट का बता दूँगा। और मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा नीचे, जिससे आप उसको देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। और ये बातें आपके, अगर मौर्यन एम्पायर से भी कोई क्वेश्चन ऐसा कहीं पर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल वगैरह है तो उसमें आप ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में उसने रॉयल पैलेस राज दरबार का बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। तो उसको वो जो है से जब एक्सकावेशन हुआ, वो स्पूनर नाम के आदमी ने एक्सकावेट किया था कुमराहार पटना में, तो वहाँ से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के रॉयल पैलेस प्राप्त हुए। इसमें 80 पिलर हॉल का वुड से बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ एक असेंबली हॉल भी हमें मिला है। और इस राज्य प्रसाद का जो है से वे जो वर्णन है से मेगास्थनीज की किताब इंडिका से हमें मिलता है, जिसकी खूबसूरती उसने बहुत अच्छे से बयान की है कि बहुत आलीशान महल था वो। और उसके बाद चीनी यात्री फाहिन ने भी इस राजप्रसाद के बारे में बताया है कि ये जो है से लगता ही नहीं है देखने से कि ये किसी इंसान का काम है, बल्कि ये तो देवी देवताओं का काम है। तो ये है रॉयल प्रसाद जो हमें कुम्हरार पटना से प्राप्त हुआ है। इसके बारे में आप लिख देंगे एक कॉलम बनाकर। तो पहले थोड़ा फ्लो चार्ट के फॉर्म में ये लिख के और उसके बाद ये कॉलम बनाकर आप लिख देंगे। उसके बाद जो है से मौर्यन जो है से आप जो है मौर्यन कला में स्तूप का जो है निर्माण हुआ अशोका के काल में। अशोक के काल में बहुत सारे स्तूप का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि उसके काल में जो है लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण हुआ, जो कि कुछ ज़्यादा बताया गया है, लेकिन इसके काल में बहुत सारे स्तूप का निर्माण हुआ है, जैसे सांची, सारनाथ, भरूच वगैरह। तो जब आप स्तूप का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो स्तूप एक बना देंगे, एक इस तरह से गोल सा अंडा के आकार का, और उसके ऊपर एक छतरी टाइप का बना देंगे रेक्टेंगुलर शेप में, और वो हो जाता है आपको हर्मिका। उसके ऊपर जो है एक लंबा सा कुछ करके बना देंगे तो वो छतरी हो जाएगा, और उसके बाद घेर देंगे उसको तो वो प्रदक्षिणा पथ हो जाएगा। और उसके बाद जो प्रदक्षिणा पथ के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ के घेरेंगे तो वो वेदिका हो जाएगा, और वेदिका के पास ही तोरण, जिसको द्वार कहते हैं, वो बना देंगे। तो आप अगर ऐसे बनाते हैं स्तूप का तो इससे क्या होगा कि आंसर में आपका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप फिगर वगैरह बना देंगे तो कुछ है नहीं, वो सिंपल सा फिगर है, आप उसको बस ड्रॉ कर दीजिएगा। तो इससे आपको ये स्तूप जो होता था वो बुद्ध उसके अनुयायियों का जो रेलिक्स वगैरह है उस वहाँ रख के उसके ऊपर बनाया गया है। ये बुद्धिज़्म से ज़्यादा प्रेरित है। सांची का स्तूप बहुत फेमस है। उसके बाद हम आते हैं पिलर्स। तो मॉडर्न पिलर में क्या है कि अशोका के टाइम में बहुत सारे पिलर्स, रॉक एडिक्ट्स वगैरह लगाए गए। तो इन पिलर की विशेषता क्या है कि वो सिंगल होते थे, मोनोलिथिक शाफ्ट होता था उसमें, और वो जो है क्या नाम है उसके ऊपर कैपिटल होता था, फिर अबेकस होता था, और उसके ऊपर किसी जानवर का चित्र वगैरह होता था, कोई भी जानवर, शेर, बैल वगैरह होता था। आप जब बनाएंगे तो इस तरह से एक फिगर बना देंगे तो इससे आपका जो है एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके आंसर में। और क्या नाम है कि उन्होंने बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स वगैरह भी इस्टेब्लिश किया था, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें प्राप्त हुआ रूमनदेही से जो है अशोका जब अपने 20वें साल के में गया, यात्रा के 20वें साल में वहाँ रूमनदेही गया, तो वहाँ उसने जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसने रॉक एडिक्ट बनाया और टैक्स को उसमें आधा कर दिया गया, टैक्स को घटा दिया गया मतलब। उसके बाद अब हमें बिहार से भी बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स प्राप्त हुए हैं, पिलर प्राप्त हुए हैं, जैसे कि लौड़िया राज, लौड़ियानंदगढ़, रामपुरवा से बुल पिलर, तो मेरठ, टोपरा, इन सब से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सारनाथ का लाइन कैपिटल, जिस पे 4 लाइन को दिखाया गया है। ऊपर में चारों लाइन एडजेसेंट है एक दूसरे से, और एक वक्त में हमें उसमें से 3 लाइन ही दिखता है। उसके नीचे जो है जानवर सब है, और भी जानवर है, जिसमें जो है ऐसे लाइन है तो वो, और ये सब जानवर 4 जानवर का फोटो है, उसमें चारों जानवर 4 डायरेक्शन को शो करते हैं, जिसमें से लाइन जो है से वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। उसके बाद आपको हॉर्स है वो वेस्ट को शो करता है, एलिफेंट है तो वो ईस्ट को शो करता है, और बुल जो है वो साउथ को शो करता है। और उन जानवरों के बीच में बहुत सारे सिंबल दिए गए हैं, जैसे धर्म चक्र परिवर्तन का चक्र का सिंबल है, वो धर्म चक्र परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है, जो गौतम बुद्ध ने सरमन दिया था कि, और वो जो है
धर्म चक्र परिवर्तन जो है सर्किल ऑफ लाइफ टिल इटर्निटी तक ये करता है कि ये जो लाइफ है से हमारा हमेशा चलता रहता है, चक्र की तरह चलता हुआ है। इसी सारनाथ पिलर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एम्बलम के तौर पे अडॉप्ट किया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल सील भी है। उसके बाद हम आते हैं तो केव्स में देखते हैं। तो केव्स में भी अशोका ने ना बराबर की पहाड़ियों पे नालंदा और गया के समीप उसने केव्स इस्टेब्लिश किया था, और दशरथ उसके जो ग्रैंड सन थे उसने नागार्जुनी पहाड़ी पर केव बनवाए थे। ये केव जो है आजीविका से अपने लिए यूज़ करते थे। उस केव में एक गेट बना दिया जाता था और अंदर से बहुत हाईली पॉलिश्ड वगैरह होते थे, अंदर से कार्विंग बहुत अच्छे से होती थी। और पहले जो है सब चैत्य होता था और उसके बाद बिहाड़ा। तो चैत्य और बिहाड़ा आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो भी चैत्य जो है से वो पूजा स्थल होती थी, वहाँ पे लोग बैठते थे और ध्यान करते थे। और उसके बाद बिहाड़ा था, उसके जस्ट बाद एक रूम, अगला रूम, तो वो जो था उसमें लोग भिक्षु लोग आराम करते थे। आप एक और चीज़ उसके बाद जो है फोक आर्ट। फोक आर्ट से आप क्या देखते हैं कि इसमें जो है से मतलब स्वतंत्र स्तर पे लोगों ने अपने अपने आर्ट बनाना शुरू किया। जैसे हमें प्राप्त हुआ है यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति, डेमी गॉड और गॉडेसेस की, दीदारगंज पटना से हमको प्राप्त हुआ है। तो इस मूर्ति की विशेषता है कि ये बहुत अच्छे से पॉलिश किया गया है, हाईली रिफाइंड है, और आप देखेंगे मेटिकुलस ऑर्नामेंटेशन है, मतलब कि ऐसे इस तरह से बनाया गया है कि इसमें सारे जो वीमेन ब्यूटी होता है उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया, मतलब उसको क्या कहते हैं कि नारी सौंदर्य, उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो ये सब लिखेंगे। और उसके बाद एक न्यूड इमेज है जैन तीर्थंकारा का, वो भी हमें प्राप्त हुआ है। और आपको टेराकोटा के टॉयज़ वगैरह भी मॉडर्न एम्पायर के टाइम के मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पोट्री, उस ज़माने में जो है पोट्री जो है से हमें मिले हैं NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी मिले हैं। हम जैसा कि जानते हैं सिंधु घाटी में जो है से रेड एंड ब्लैक वेयर चलता था, वो वहाँ से प्राप्त हुए रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी। और आप जब वैदिक काल में आएंगे तो PGW पॉलिश्ड ग्रे वेयर पॉटरी हमको मिला है, लेकिन यहाँ से जो है हमको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी जो है प्राप्त हुआ है। तो ये हो गया फोक आर्ट के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसमें किसको ज़्यादातर डिपिक्ट किया गया है। तो बुद्धिज़्म को जो है मॉडर्न आर्ट में बहुत डिपिक्ट किया गया है। जैसे कि अगर हमसे पूछता है कि बुद्धिज़्म पे डिपिक्शन के कैसे आपको पता चलता है, तो हम इसमें लिखेंगे कि जैसे हर चीज़ में जो है उसमें सिंबल दिया गया है बुद्धिज़्म का, जो बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लोटस जो गौतम बुद्ध के बर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद चक्रा का सिंबल है जो धर्म चक्र परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। स्तूपा जो है से महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सब बुद्धा से रिलेटेड है। उसके बाद जो है रेलिंग पे जातक जो है पोर्ट्रेट किया गया है, जातक कथाएं वो बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियाँ हैं, तो उसको भी पोर्ट्रेट किया गया है उस पर रेलिंग पे। और धम्म नीति के तहत जो है अशोका ने जो रॉक एडिक्ट से इस्टेब्लिश किया था और अपने बेटे और बेटियों को जो भेजा था विदेश उनके धम्म की नीति को फैलाने के लिए, और रॉक एडिक्ट के थ्रू भी अशोका ने बुद्धिज़्म को प्रोपागेट किया है। और हम देखेंगे कि अगर इससे पूछे कि इसके फीचर्स क्या थे, तो सबसे पहले तो बहुत एक्यूरेसी थी इस मॉडर्न आर्ट में, और ज़्यादातर जो है वो स्टोन से बने थे इसके जो है, और एडिक्ट वगैरह पिलर वगैरह जो थे। और स्टोन जो हमें प्राप्त होते हैं वो चुनार या सैंड स्टोन से, चुनार से ज़्यादातर थे, हाईली पॉलिश्ड थे ये सब। हाँ, ये बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस थे, तो बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस तो थे, लेकिन इनमें जो है अशोका के ज़्यादातर रॉक एडिक्ट में आप देखेंगे उनका नामदेव नाम प्रिय से रिप्रेजेंट किया गया अशोका को। और जैन के भी हमें इमेज मिले हैं, जरतिन थंकारा के, हिंदूज़ के भी साक्ष्य मिले हैं। तो उससे हमें ये लगता है कि ये जो है से टॉलरेट थी हर रिलीजन के प्रति। ऐसा नहीं था कि वो एक रिलीजन को ही ज़्यादा ही करते थे। हाँ, मोरल जो है सबका मोरालिटी का प्रचार वो करते थे ये लोग, मौर्यन वगैरह जो थे, और ख़ास करके अशोक इसमें। तो ऐसा तो सारे धर्मों को ये लेकर चलते थे। और उसके बाद जो है कहा जाता है कि
हमें कि ये ईरान से प्रभावित था, तो ईरान से वो कुछ हिस्टोरियन कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ईरान में आप जब देखेंगे तो वो जब पिलर अशोका का देखेंगे तो वो मोनोलिथिक है, से एक ही पिलर है पूरा, लेकिन ईरान में जो है जोड़ है वो जगह जगह पे उसके उनके पिलर में। और उसके बाद जो है से नीचे से जो अशोका का पिलर टेपर्ड है। और क्या नाम है कि जब आप वो देखेंगे उसके ऊपर जो है से अशोका के पिलर में एनिमल के फिगर आपको सारे पिलर में लगभग में मिलेंगे। तो और वहाँ जो ईरान में वो आपको ह्यूमन फिगर जो है ज़्यादा मिलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो है हम जो है अगर इसको कंक्लूड करते हैं कि क्या है, तो ये हम कहेंगे कि ये जो अशोका का जो मतलब मॉडर्न आर्ट जो था वो काफ़ी प्रोग्रेसिव था, लिबरल था और सेकुलर नेचर का था, जो न सिर्फ पीछे एक भारत में जो है कला को कंटिन्यूटी प्रदान किया, निरंतरता प्रदान किया, बल्कि आगे भी चलकर जो है ये काफ़ी डेवलप हुआ और इसी से इंस्पायर होकर जो है भारतीय स्थापत्य कला जो है आगे बढ़ा और अपने एक चरम पे पहुंचा। और इसी की वजह से जो है बिहार में भी बहुत सारे महाविद्यालय जैसे नालंदा, विक्रमशिला वगैरह की स्थापना आगे के जो साम्राज्य थे उन्होंने स्थापित किया, जिसकी वजह से और अशोका की धम्म पॉलिसी की वजह से जो है बिहार जो है बुद्धिज़्म का सेंटर बन गया। तो हम ये चीज़ उसमें लिखेंगे। तो और ये भी जब हम इंट्रोडक्शन देंगे तो एक और पॉइंट हम जोड़ देंगे कि वहाँ जब आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि हाँ इससे कला कब बढ़ता है, कोई भी कला तब बढ़ता है जब उसके इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की अच्छी होती है। तो मौर्यन जो थे, मौर्यन एम्पायर काफ़ी सेंट्रलाइज थे, सारे अथॉरिटी किंग में थी, तो किंग में निहित करती थी सारी अथॉरिटी। तो जिस वजह से जो है इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा था। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होने के बाद जो है आर्ट को जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर को इसने काफ़ी बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से जो है ये एक बहुत भारत के सबसे अच्छे आर्ट फॉर्म के रूप में उभरा। और ओल्डेस्ट फॉर्म जो है ये आर्ट है, मॉडर्न आर्ट जो है भारत का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, जो 4 सेंचुरी BCE से लेके 2 सेंचुरी BCE तक रहा। तो हम लोग ये करके लिखेंगे और थोड़ा सा आप कुछ पॉइंट वगैरह भी अपने से जोड़ सकते हैं, जिससे आपका आंसर अगर आपको जो पता हो उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप लिखेंगे तो आपका टाइम ये हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, अच्छा रहेगा और आपको अच्छे नंबर